नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबके सामने उपस्थित हूँ आज के जो सेकंड क्लास है संधि की, इसको लेकर के। इससे पहले हम वर्णमाला जान चुके हैं और संधि की हम स्टार्ट कर चुके थे। संधि में हमने संधि के भेद जाने थे, संधि की परिभाषा जानी थी और जो हम लोगों ने इसके भेद जान लिए थे। मतलब कुल 3 भेद होते हैं मूलतः, और कुल भेदों में 7 हो जाते हैं, ये सारे जाने थे हमने। जैसा कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये हम जान चुके थे। दीर्घ स्वर को जान चुके, गुण स्वर, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और अयदि स्वर संधि। इन सारी संधियों के हम प्रकार जान चुके थे कि ये स्वर संधि के प्रकार है। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने सेशन में इसको भी जान लिया था। इसके कुल 3 कैसे हैं, मूलतः कितने 3 है वो जाने थे। हमने इसका स्टार्ट किया था, इसके 5 जो हैं उसमें स्टार्ट कर चुके थे। इस संधि को हम पढ़ेंगे आज, उसके बाद फिर ये फिर विसर्ग, व्यंजन और विसर्ग। तो आइए करते हैं स्टार्ट, आगाज करते हैं स्वर संधि का। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, ये मैं आपको बता चुका था और 5 प्रकारों को मैं समझा चुका था। इसके बाद स्वर में स्वर जैसे कि इसकी परिभाषा से स्पष्ट होता है। इसकी परिभाषा से कैसे स्पष्ट होता है जरा समझिएगा, जरा समझिए मेरे भाई। क्या है कि परिभाषा में कैसे स्पष्ट हर चीज़ लिखी हुई होती है, वो यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो लिखा, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की जो बात करेंगे हम, उससे पहले बताएं कि स्वर संधि की परिभाषा जो हमने जानी थी, स्वर से स्वर का मेल, स्वर से स्वर का मेल हो रहा था। यानी कि ये जो स्वर हैं, इनके साथ में स्वर लगा है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो ये भी स्वर है। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर सबके साथ में स्वर लग रहा है, तो क्या इन सब में हम स्वर की बात करने वाले हैं? जी हाँ, मैंने बताया था कि इसके 5 प्रकारों में हम क्या जानेंगे, स्वर के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। और आपको मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी उस समय एक बात बोली थी कि हम संधि पहले क्यों पढ़ रहे हैं, वर्णमाला के तुरंत बाद, क्योंकि हमने वहाँ पर स्वर वगैरह सब जाने, वर्णमाला जानी पूरी, तो कहीं ना कहीं उनसे इसका संधि का मेल होता है, उससे जुड़ी हुई होती है संधि। और अगर वर्णमाला पढ़ी है तो पूरा टॉपिक जो आगे शेष टॉपिक रहते हैं वो एक क्रम वे में हम समझते हुए चलते हैं। शुरुआत करते हैं दीर्घ स्वर संधि का। जरा जानिए दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है। दीर्घ स्वर संधि की अगर परिभाषा के रूप में अगर मैं बोलूं तो इससे क्या कहा जाता है, सजातीय। परिभाषा से पहले एक और नाम से इसको जाना जाता है, बोलिए, दिमाग में बिठाइए। दीर्घ स्वर संधि को, दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, सजातीय स्वर, सजातीय, सजातीय, सजातीय स्वर संधि, स्वर संधि। यानी कि ये एक ऐसी संधि, दीर्घ स्वर ऐसी है कि एक ही जाति के, एक एक ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनको मिलकर के बनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपको मैंने जब बताया था दीर्घ स्वर कैसे बना था, इस शब्द को थोड़ी देर के लिए भूलिए। और जब आपको मैंने वर्णमाला पढ़ाई थी उस समय एक बात बताई थी कि दीर्घ स्वर हमने कैसे बनाए थे, जरा समझिए स्वर शब्द को। स्वर 11 बताए थे, उसमें लघु स्वर और दीर्घ स्वर, लघु स्वर और दीर्घ स्वर, लघु स्वर और दीर्घ स्वर बताए थे मैंने आपको। तो लघु स्वर जो बताए थे उसमें 3 बताए थे मूलतः, और एक हमने री को जोड़ा था तो टोटल 4 हो जाते हैं। क्या इतना दिमाग में बैठा? जी हाँ, ये बताया था 4 में मेनली। तो ये 4 जो दीर्घ स्वर थे ये कौन कौन से थे, ये चारों? ये आप सभी जानते हैं, अ जानते हैं, ई जानते हैं, ओ जानते हैं और री जानते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर थी आप सभी का, है ना? जरा यहाँ बैठाइए आप। अब दीर्घ स्वर जो है, तो दीर्घ स्वर कैसे बने थे, दीर्घ स्वर कैसे बने थे, जो बात मैं बताना जा रहा हूँ वो दिमाग में बैठाइएगा कि जो दीर्घ स्वर बने थे, जिस अंदाज में दीर्घ स्वर बने थे ना, उसी को हमें ध्यान रखना है, उसी बात को हमें फोकस रखते हुए चलना है कि दीर्घ स्वर जो जिस फॉर्मेट से बने थे, जिस अंदाज में बने थे, वो क्या है कि आ कैसे बना था वो दिमाग में बैठना, ई ये कैसे बना था ये दिमाग में, और ऊ कैसे बना था। आपको मैंने बताया था कि ये आ जो है ये अ का रिपीटेशन होगा, अ प्लस अ होगा, अ प्लस अ होगा, दिमाग में बैठा, याद आ रहा है? ये ई कैसे बना था, ई प्लस ई से मिल के बना था। ओ कैसे बना था, ओ प्लस ओ से मिल करके बना था। ये मैंने आपको समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था ये पूरा सेशन, जब आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, जब आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तब ये वाला मैंने पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझाया था, ये वाली चीज़ें। तो जरा यहाँ भी ये फार्मूला हम यूज़ करने वाले, इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ये बात। हम क्यों यूज़ करेंगे, किस लिए यूज़ करेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं रिटर्न इसको, क्योंकि हमें इसका उपयोग करना है। क्यों करना है? क्योंकि दीर्घ की बात हो रही, फिर से दीर्घ स्वरों की बात हो रही। तो जरा देखिए दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वरों की अगर बात करें, दीर्घ स्वर संधि की, तो वो कैसे बना, जरा एक फार्मूला लिखिएगा। इस फार्मूला के लिए मैं क्या करता हूँ, अगली स्लाइड में एक फार्मूला लिख रहा हूँ दीर्घ स्वर का, दीर्घ स्वर संधि का फार्मूला, और मूला, जरा लिखिए इस चीज को दिमाग में बैठाइए फॉर्मूला को। जब फॉर्मूला मैं समझाने जा रहा हूं ये हमारे काम का होगा। अगर ये फार्मूला याद है, आप दीर्घ स्वर में कभी भी गलत आंसर नहीं लगाएंगे।
तो समझिए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला में आपको क्या मेनली जो शब्द याद रखना है वो क्या रखना है, दीर्घ स्वर की बात हो रही है तो आपको क्या करना है, अ प्लस अ, ऐसे लिखते हुए चलिएगा, सॉरी ऐसे मत लिखिए, फॉर्मूला बनाना है, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे बना, वो समझा दूंगा। आपको क्या करना है, अ ई उ तीनों शब्द लिख लेना है, प्लस अ ई उ। जरा यहाँ देखिए, ये अ से अ का मेल होगा, अ से अ का मेल होगा, जब अ का अ से मेल होगा तब क्या बनेगा, अ से अ का मेल हो रहा है, अ का अ से मेल होगा तो क्या बनेगा, इसका अलग अलग डिवाइड करेंगे ना, इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि दीर्घ स्वर जो है उसका अलग अलग भाग है, आप भी जानते हैं, गुण संधि है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन वाली है, ये जो आयादी है और जो पूरी है, धन है, यण है, इन सारे संधियों को हम किस में जानेंगे, इसी फॉर्मूला मतलब स्वर के साथ में जानेंगे। तो हम सबसे पहले कैसे जान रहे हैं, जो दीर्घ स्वर है वो कैसे बन रहे हैं उनको जानेंगे। मूलतः जो 3 स्वर होते हैं दीर्घ, उन तीनों स्वर के ऊपर केंद्र होकर चलेंगे हम। जो मूल स्वर मैंने आपको 3 क्यों बताए थे और आपको 7 भी बताए थे, दोनों अलग भेद करके बताए थे, वो यहाँ यूज होंगे, वो यहाँ काम आएंगे। कैसे, जब अ का अ से मिलान होगा, जब अ का अ से मिलान होगा, समझिएगा, अ से अ का मिलान होगा तो आ बनेगा, ये आपको मैं समझा चुका हूँ, हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हो रहा है, जब ई का और ई का पेचअप होगा, इन दोनों का मिलान होगा तो क्या बनेगा, इन दोनों का मिलान होने से क्या बनेगा, इन दोनों के मिलन से क्या बनेगा, इन दोनों के मिलन से दीर्घ ई बनेगी। क्या बनेगी, दीर्घ ई बनेगी। क्या ये बात समझ में आती है जी मेरे भाई, आ रही होगी, आई होप समझ रहे होंगे आप, है ना। चलिए इसके बाद में ऊ का ऊ से मिलान कीजिए, ऊ का ऊ से मिलान करेंगे तो क्या बनेगा, ऊ से ऊ का मिलान करने पर दीर्घ ऊ बन जाएगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा। क्या ये यहाँ तक बात सबको क्लियर है। हमारे सामने अ से अ का मिलान किया, ये हमने वहाँ पर ही पढ़ा था, कहाँ पर, जब हम लोग जाने थे कौन से स्वर, दीर्घ स्वर जाने थे बनाना। दीर्घ स्वर की संख्या जो 3 बताई थी मैंने आपको, 7 होती है कुल, लेकिन जो मूल दीर्घ स्वर है वो 3 बताए थे, तो वो तीनों यही है ना, इसलिए हम बस यहाँ, मैंने आपको वहाँ भी क्यों भेद बताए थे, वो इसलिए बताए थे क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमारे काम की होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ मेरे भाई, दिमाग में बिठाइएगा, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये आपके सबके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है वो यही होता है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अ का पेचअप अ से करवाएंगे। जब मैंने आपको बताया था संधि में क्या होती है, संधि परिभाषा क्या होती है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन, जो विकार हो रहा है उसे संधि कहते हैं। जरा ये बताइए, अ और अ मिलके आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मिलन दो वर्ण का हो रहा है और अलग वर्ण निकल रहा है। ई का ए से करवाया था, ई का ई से करवाया था, तब क्या बना था, दीर्घ ई बन जा रहा है, ऊ का ऊ से करने पर बड़ा ऊ बन जा रहा है। तो आपको बस ये बिठाना है कि जहां जहां मेरा ये वाला फॉर्मूला बनेगा, ये वाला फार्मूला बनेगा, ये आउटपुट निकलेगा, ये वाला फार्मूला बनेगा, ये आउटपुट निकलेगा, ये वाला फार्मूला बन रहा होगा, ये आउटपुट मिलेगा। समझिए, अभी समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे आप तो आसानी से समझेंगे और बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे मेरे भाई। ये जो फार्मूला बताया है इसको भी हम डिवाइड कर करके पढ़ेंगे एक एक को, पहले अ को लेंगे, फिर ई को भी लेंगे, फिर ओ को लेंगे। अर्थात मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि अ से अ बना, वैसे ही अ और आ मिलकर के, अ और आ मिलकर के अगर ये भी आएगा तो भी क्या होना है, तब भी आ आना है। तो ये भी हम जानेंगे, इन दोनों के मिलान से भी आ निकलता है, ये बात भी आपको मैं अभी समझाता हूँ। इस बात को हम करने के बाद आगे समझाएंगे, आगे समझेंगे कि क्या इसका औचित्य है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। समझिए, जानिए क्या है इंपॉर्टेंस, इस बात को यहाँ समझिएगा। एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ और आपको समझा रहा हूँ, जरा दिमाग में बिठाइएगा मेरे भाई। फॉर्मूला का जो लिया अभी हमने, उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे एक दो और उसको समझेंगे। पहले अ से आ का, किससे किसका, अ से अ और आ का मिलान होता है, अ और अ का होता है तो आना ही है, लेकिन अ और आ का मिलान से भी आ आता है, ये समझेंगे, इसको जानेंगे। ठीक है, इसको समझने के पहले इसको जानते हुए चलेंगे। क्या है, जरा बैठाइए दिमाग में, क्या है आप जरा समझिएगा। जब इन दोनों को मिलाएंगे, आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ। अ और आ के मिलान कर रहे हैं, ये फॉर्मूला ऐसे डिवाइड कीजिए। अब इसको, इस फॉर्मूला को आपको डिवाइड करना कैसे करना है, अ और आ में डिवाइड कर लेना है, अ और आ में डिवाइड करना है, अ या आ जाए प्लस
आ प्लस सॉरी आ जाए, इसमें से जो भी आ जाए जिसका जो मिलान हो जाए वो कैसे करेंगे जरा समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, ठीक है, समझिए, जानिए और नोट करते हुए चलिए। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था ये वाला, इसको पहले बिठाइए, सॉरी इसको पहले बिठाइए कि अ से ये वाला फॉर्मूला लिखा, अ ई प्लस उ ई अ ई उ, इससे क्या बन रहा है, आ ई उ, ये बना है। अब हम क्या करेंगे, इस अ का इससे मिलान इसके साथ हो सकता है, या इस अ का अ के साथ हो सकता है, कैसे भी आ सकते हैं ना वो, तो हम उसको जानेंगे। अब तो एक एक करके जानेंगे हम कैसे। अ का आ से भी होगा और आ का अ से होगा, आगे पीछे चलेगा, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें आ ही मिलेगा, आ की ही मात्रा मिलेगी। तो उसका एग्जाम्पल लेके यहाँ समझाने जा रहा हूँ किसके, कि अ का आ से हो सकता है, तब क्या मिलेगा, तब भी हमें आ मिलेगा, तब भी हमें आ मिलेगा। और जब अ का अ से होता है तब भी हमें आ ही मिलेगा, तब भी हमें आ ही आउटपुट मिलेगा। अर्थात हमारे पास मात्रा किसकी आनी है, मात्रा तो हमारे पास यही आनी है, यही वाली मात्रा आनी है। केवल ये जो टी आकार की मात्रा है यही हमारे शब्द में दिखाई देगी, जहाँ देखोगे वहीं, ठीक है। जो जरा समझिएगा, जानिएगा। अब हम जानते हैं आगे कि क्या बात है। इस बात में एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, देखिए एक शब्द ले रहा हूँ मैं, वीर प्लस आंगना, वीरांगना, ठीक है। आपके सामने ये लिखा दो शब्द है, वीर प्लस आंगना। क्या लिखा है, वीर प्लस आंगना। जरा ध्यान दीजिए मेरे भाई, इस र में आपको समझ में आ रहा होगा कि इस र में क्या है, इस र में आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इस वाले र में र प्लस अ है, र प्लस अ है। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि र प्लस अ होने के कारण, र प्लस अ होने के कारण र, ये र जो है इसके अंदर अ था, इस वाले र के अंदर अ था, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, ये अ है। और जरा यहाँ तो पहले से अ लिखा है, ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया। अगर इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को हम मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, आ ही आउटपुट आएगा। जो मेन आ है वही आना आउटपुट में। तो मतलब इनपुट चाहे वो अ का हो या आ का हो, आउटपुट हमें आ ही मिलना है। चाहे वो अ से अ बन रहा तब भी आ मिलेगा, आ और ई, आ और अ कोई सा भी आ जाओ, उन दोनों में भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, उन दोनों में भी हमें आउटपुट मिलेगा। कौन सा वाला आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट आ ही मिलना है। ये बात समझते हुए चलिएगा। क्या है, वीरांगना जो हम शब्द ले रहे हैं, वीरांगना शब्दों को अगर ध्यान से देखेंगे तो वीर, वीर में मैंने आपको बताया कि र में आ छुपा था और आंगना, तो ये हो जाएगा आ और बिंदी ऊपर जो लिखी हुई है वैसे ऐसे ही, और गना। ये जो पूरा शब्द है वीरांगना, ये किस तरह से बना, इसके अंदर अ और आ क्या लगा हुआ है, दोनों स्वर बने हुए हैं, ये अ और ये अ मिल करके ये वाली मात्रा बना दी। ये वाली मात्रा मैं अलग पेन से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगी कौन सी वाली की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो अ है ये अ की मात्रा बनी, जरा इसका आकार देखिए, ये आई ना, ये आ की ही तो मात्रा होती है ना, आए समझ में। एक दो और एग्जाम्पल लेता हूँ, समझाता हूँ, समझिए। जैसे एक और शब्द लेता हूँ, जरा समझिए। यहाँ पर कौन सा शब्द लिया जाए, अच्छा खासा सोच समझ के लिया जाए, थोड़ा आपको डिफिकल्ट वाला शब्द लें। आसानी में, आसान शब्दों से क्या होता है कि हर कोई कर ले जाएंगे। जैसे वीरांगना आसान समझ में आ गया होगा, लेकिन आधा जो शब्द कटा उटा होता है, आधा वर्ड होता है, अगर वो हम लेते हैं तो उससे हमें कहीं ना कहीं अच्छा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उसको समझते हैं, समझिए। मिस्ट प्लस अन, ये इसमें क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी आधा वर्ड है, यहाँ भी आधा वर्ड है, ये अन है ना, ये अन लिखा हुआ है, अन, ठीक है। जरा समझिए, जब यहाँ आधा आधा वर्ड हमने लिखा है, आधा आधा शब्द वर्ण लिखा है, इसमें मिस्ट है, इसमें अन है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये पूरा है क्या, जी हाँ, हमारा ये आधा है, ये तो नहीं है ना, ये आधा है, इससे कोई मतलब नहीं। जरा देखिए यहाँ पर कहाँ से अ निकालूंगा, यहाँ पर भी समझिएगा, मी और आधा श, तो ये आधा श है, इसको हलंत लगा के इसको छोड़ सकते हैं, इसमें नहीं है ना, इसको छोड़ सकते हैं। प्लस ठ जो है उसको अलग लिखा, अब ठ में ऑलरेडी अ है, अब इसको तोड़िए, तो ये ठ लिखा, ये बिंदी नीचे डंडा लगाएंगे और ये अलग निकालेंगे। जरा देखिए ये अ निकला ना, इसके अंदर से अ निकला, और यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, अ है, ये अ प्लस अ, इन दोनों को मिलाकर क्या बनना है, बनना तो आ ही है। अंततः मेरा आना क्या है, आ है। मैंने एक आ का लिया, एक आ का लिया, अ और आ का मिलान करवा दिया, और एक अ प्लस अ का मिलान करवा दिया, दोनों में मेरा क्या आना है, आ ही आना है। यानी कि इसका जो शब्द बनेगा, इस वाले शब्द का जो बनना है, इस वाले शब्द का जो आकार बनना है,
ये कैसे बनेगा, मिष्ठान का जो आउटपुट मिष्ट प्लस अन्न, मिष्ट प्लस अन्न का क्या बनेगा, मिष्ठान, क्या बनेगा, मिष्ठान। ये मिष्ठान है। जहां आप बहुत सारी जगह देखते हैं मिष्ठान में इसमें आधा एक ही न लिखते हैं, वो लोग आधा न लगाना भूल जाते हैं, वो गलत है। इसलिए आपकी एग्जाम पूछा था मिष्ठान शब्द, इसलिए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। एक बात और दिमाग में बैठाएगा, संधि युक्त शब्द, कोई भी संधि युक्त शब्द क्या होता है, वो पूर्णतः सही होता है, उसमें कोई मात्रात्मक त्रुटि नहीं होती है। अगर कोई त्रुटि है तो उसको संधि विच्छेद करना पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो उसका संधि हो सकता है। जिस शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है और अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं है तो उसका संधि विच्छेद करना आसान है, लेकिन त्रुटि है तो उसका संधि विच्छेद नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ एक न हटा दूंगा, इसका संधि विच्छेद करना आसान नहीं है, क्योंकि मिष्ट अलग हो जाता है और अन्न का अर्थ अलग हो जाता है, दोनों का अर्थ अलग है, दो शब्द मिलकर बन गया है ना अलग, मिष्ठान। अब आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी, समझ गए होंगे। एक शब्द और बताता हूं मैं, आप अक्सर इस शब्दों को हमेशा गलत जरूर लिखते होंगे। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे एक शब्द लिख के बताता हूं। अगली स्लाइड में एक और स्लाइड होगी ना, अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, ये लिए एक स्लाइड और। इस स्लाइड को हम समझेंगे, इस स्लाइड को हम जानेंगे समझेंगे, ठीक है। तो आइए जरा स्लाइड के ऊपर ही, इस स्लाइड को हम जानेंगे समझेंगे। क्या समझ रहे थे हम, अब जरा इधर समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं क्या बताने जा रहा था कि अभी हम जो समझ रहे थे वो क्या समझ रहे हैं, आ और प्लस आ या अ, इनमें से जिसका भी पेचअप हो जाए, चाहे वो इसका हो जाए चाहे वो इसका हो जाए, आउटपुट में हमें क्या होगा, आ ही प्राप्त होगा। ये फार्मूला लिख लीजिएगा एक बार और, समझ गए। अब इसका मैंने दो फार्मूला आपको बता चुका हूं, एक तो मिष्ठान बता दिया हूं, एक वीरांगना बता दिया हूं। तीसरा एक शब्द वो ले रहा हूं, वो शब्द कौन सा है, अक्सर हर स्टूडेंट, अक्सर हर एग्जाम में पूछा शब्द होता है और गलत करके आते हैं, और बहुत सारी जगह गलत लिखा हुआ रहता है, इसलिए हम गलत लगाते हैं। आइए समझिए कौन सा शब्द है, आप जानेंगे। अभ्य प्लस अरण्य, अरण्य, ये जो शब्द है अभ्य प्लस अरण्य, अभ्य प्लस अरण्य, इसको जानिए। इतना बड़ा बड़ा क्यों लिख रहा हूं, किस लिए लिख रहा हूं, ये इसलिए इतना बड़ा लिखा है कि आपको एक एक शब्द समझ में आया कि मैंने इस वक्त कहीं भी आधा शब्द नहीं लिखा है। ये बस अन्य लिखा जो है ये आधा लिखा हुआ है, ये आधा है, बाकी सब पूरे पूरे लिखे हुए हैं। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो अभ्य लिखा है, इस अभ्य में मैंने ये जो ब है ये आधा नहीं लिखा है, पूर्ण ब है, आधा नहीं है, ठीक है, ये बैठाइएगा। अच्छा जरा मुझे ये बताइए मेरे भाई, जरा समझिए और बताइएगा, ये जो लिखा हुआ है यह, इस य में अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, इस य में नोटिस कर रहे होंगे तो ये य में अ है, य में अ तो है, ये तो आप जानते हैं, इतना तो समझ गए ना। ये अ के अंदर अ तो है, य के अंदर अ तो है, और एक अ यहाँ पर भी है सर, हाँ एक अ यहाँ पर भी है। मान गए सर कि सर दोनों अ मिलेंगे, इन दोनों अ का पेचअप करवा देंगे, ये अ तो यहाँ का आ गया और एक अ यहाँ से निकल गया, इन दोनों का मिलान कराएंगे तो आ मिलना हमें, हाँ बिल्कुल। और आ की मात्रा क्या होती है, आ की मात्रा टी होती है सना, क्या होती है, टी होती है। हमें मात्रा रटने की जरूरत नहीं है, आ की, आग का क्या होता है, टी होता है। और आसान फार्मूला बताया था जब समझाया था मैंने उस वक्त, और आसान तरीका बताया था, याद रखना। इसको भूल जाइए, बस इसको गायब कर दीजिए, बाकी इसके साथ में एक डंडा है उसको लगा दीजिए। हमारे दिमाग में एक बात और आ रही है सर, एक बात और आ रही है कि सर आप जो बता रहे हो तो ये दोनों मिलकर ऐसा बन जाएगा शब्द, ऐसा शब्द बन जाएगा, कहीं ऐसा शब्द बनेगा, तो ये पूर्णतः सत्य है, यही बनेगा, यही शब्द बनेगा। ये 100% सही है, ये 100% सही शब्द है। अगर आपके एग्जाम में जब आ जाए ग्रामेटिकली जो गलत शब्द या शुद्ध अशुद्ध शब्द में आए, तो वहां अगर अभ्यारण शब्द आया तो ये लगा देना मेरे भाई, ये 100% सही है। ये मत लगाइएगा, इसको लिख के बता रहा हूं मैं, ये जो लिखा होता है ये पूर्णतः गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक है। ये बिठाइएगा, मैंने काट दिया, उसको लिख कर काटा इसलिए है ताकि आपको समझ में आए कि ये गलत शब्द है, हमें परीक्षा में गलत नहीं करना है शब्दों को। चलिए आगे चलते हैं, अगला शब्द कौन सा है हमारा उसको जानेंगे। अगली आ रही है हमारी गुण संधि, अगली कौन सी आ रही है, गुण संधि। अब गुण संधि में जाने से पहले, गुण संधि में जाने से पहले मुझे एक दो स्लाइड और लेना पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, केवल केवल मैंने आपको इतना बताया है, ये वाला बताया है। अभी ई का बताना पड़ेगा, फिर ओ का बताना पड़ेगा, दो शब्द और बताने पड़ेंगे, जी हाँ बताने पड़ेंगे ना जनाब। तो जानिए अब हमने क्या किसको जान लिया, अ और आ को तो जान लिया है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, वहाँ समझा दूंगा और करवा दूंगा, लेकिन ये
इतना आपको बेस समझा दिया कि आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, एक एक चीज़ फार्मूला समझाता हुआ चल रहा हूँ। अब हम जानेंगे ई और ई का, ई और ई का संबंध जान लेते हैं जनाब। ई और ई का संबंध जानते हैं जनाब, क्या है कि ये ई है छोटी या दीर्घ ई है, ये आ जाए इसके साथ दीर्घ ई आए या छोटी ई आ जाए, हमें आउटपुट में क्या लिखना है, दीर्घ ई कहाँ से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जरा वो जानिए। दीर्घ ई क्यों लिखेंगे, जब ई का ई से मिलान हो, जब ई का ई से मिलान होगा तो दीर्घ ई बनेगा, समझ गए। लेकिन जब भी आपको इस छोटे दीर्घ ई का बड़े दीर्घ से होगा, तो जब भी छोटा बड़ा मिलाएगा तो बड़े का महत्व बनता है। आपको ये बताया गया था, बताया था मैंने जब करवाया था। हालांकि ये संधि के बारे में जो बात अब बता रहा हूँ तो अच्छे समझ में आएगी आपको कि जब भी बड़ा जो बड़े और छोटे की बातें की जाती है, जब घर में डिस्कशन होता है दो लोगों के बीच में, जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो, कोई भी निर्णय लिया जा रहा हो, उस निर्णय में बड़े जो होते हैं उसका महत्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, छोटे की बातों को बोल देता है, अभी तू छोटा है, तू बच्चा है, इसमें तेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तू अभी मत बोल इसमें, यही बोलते हैं ना घर में, घर परिवार वाले। तो उसमें छोटे की राय को नहीं माना जाता, बड़े की राय को माना जाता है। तो यहाँ भी क्या बिठाना हमें कि भाई ये बड़ा कौन है, यहाँ पर बड़ा है मेरा कौन, ई बड़ा है, ई बड़ा है, तो बड़ा हमेशा जब वहाँ होगा तो छोटा उसके अंदर समाहित हो जाएगा, छोटे का कोई महत्व वहाँ नहीं रहेगा। जब बड़ा नहीं हो तब छोटा महत्व रहता है, लेकिन जहाँ छोटा भी है और बड़ा भी है तो वहाँ पर छोटा को इग्नोर कर दिया जाता है, बड़े को महत्व दिया जाता है, समझ गए। तो इसको नजरअंदाज करेंगे उस समय जब ई आएगा, जब ई और ई हो तब ई आएगा, बैठ गया दिमाग में। चलिए अब ये भी आ गया समझ में, ये ऐसे बन रहा है तो ये ऐसे सेम आएगा, और दीर्घ से दीर्घ ही मिलेगा, बड़े से बड़े मिलेगा तो बात बराबर होती है। जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो तो क्या बोलते हैं, छोटे को तू मत बोल, तू बंद हो जा। जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो छोटे को बीच में नहीं बोलना चाहिए, वही होता है। जो ई से ई मिलेगा तो बड़ा इंसान बात कर रहा है, ई मिल रहा है, उसको बोल रहे छोटा ई बोल रहा है हम भी हैं यहाँ, हम भी हैं जनाब, उनको बोला चल निकल बैक आउट, इस तरीके से। अब जानिए एग्जाम्पल है मेरे भाई, ठीक है, समझाने का तरीका है वो, और बाकी सब छोड़िए, आते हैं हम लोग इस पे ए और ए में कैसे बनेगा जरा समझिए। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अच्छे समझ में आएगा आपको, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लिख के लाया हूँ पहले मैं अच्छे वाले, गिरी प्लस ईश। आपके लिए ये इस तरह के एग्जाम्पल लाया हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध शब्दों में भी आता है, पर्यायवाची में भी आता है और संधि में भी आता है। ऐसे शब्द लेकर आऊँ जो एक से अधिक जगह यूज हो। अब आपके सामने यहाँ लिखा है गिरीश, गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश। यहाँ आपको एक बात नोटिस करनी होगी कि ये जो री है, इस री को इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इस री को ध्यान दीजिए। इस री में देखेंगे आप तो ये र आधा लिख सकता हूँ मैं, क्या ये आधा र है, हाँ जनाब ये आधा र है ना, ये डंडा लगा दिया नीचे, ये नीचे आड़ी तिरछी पाई लगा दी ना, एक आड़ी पाई, इसको अब प्लस करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या आ लिखूँ, नहीं आ नहीं जनाब, यहाँ तो आप पहले स्वर दिखा रहा है, हमें मात्रा दिखा दे रहे तो अ क्यों लिखोगे आप, जहाँ नहीं दिखा देती वहाँ अ लिखना होता है, हर जगह थोड़ी अ लिखना होता है, जहाँ जिसकी मात्रा दिखा दे रही उसकी मात्रा लिखेंगे। तो लिखिए क्या आएगी यहाँ पर, क्या लिखा है। अच्छा अब ये भी नोटिस करना पड़ेगी कि सर इसकी मात्रा तो आपने बताई नहीं, मात्रा तो बताई नहीं, तो इसकी मात्रा आपको मैंने बताई थी जब मात्राएं पढ़ाई थी तब। ये दीर्घ की मात्रा है, ये दीर्घ वाली है, ये दीर्घ वाली ये इसकी बड़ी की है, और ये छोटा है ना इसकी यहाँ लिख लीजिए, इसकी जो होती है वो कौन सी होती है, वो ये होती है, समझ लीजिए ये होती है छोटी की। मतलब जो प्रारंभ कर रहे हैं, जिधर से हमारा जाना है काम हो रहा है, जा रहे हैं तो वो होते हैं छोटा ही, और आ रहे हैं जब लौट के आ रहे हैं वापस तो लौट के आते हैं कौन, बड़े लोग, तो ये बड़े हो गए, समझ गए। अब हम जो बात कर रहे थे किसकी, अब ये जो मात्रा की, तो यहाँ देखिए ये वाली आकृति बन रही, मतलब छोटी ही है, छोटी ही है, हाँ जनाब है, जनाब है, मतलब यहाँ पर ई निकल गया हमारा, निकल आया। जरा देखिए जब जैसे हमारे सामने यहाँ ए आया, हमारे सामने यहाँ जैसे ए आया, अब यहाँ पर भी हमारे सामने एक ई ओ लिखा दिखाई दे रहा सर, यहाँ दीर्घ ई लिखाई दे रहा है। अब कहीं ना कहीं मेरा ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये ई प्लस ई का बन रहा है, ई प्लस ई का बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है क्या, हाँ हाँ बन रहा है, बन रहा है, ई और ई बन गया ना, ई और ई का, तो आउटपुट क्या मिलना है, आउटपुट तो मेरा क्या मिलना है, दीर्घ ई मिलना है, दीर्घ ई मिलना है। मेरा जब दीर्घ ई बन रहा है, दोनों जगह दीर्घ ई आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि जब मैं इस शब्द में ये ई लिखा है और ये ई लिखा है, इन दोनों को अगर मिलाता हूँ, गिरी प्लस ईश को मिलाता हूँ, गिरी प्लस ईश को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, गिरी प्लस ईश को मिलाऊंगा तो गिरी शब्द बन जाएगा। ये बात आप अच्छे से समझते होंगे, जानते भी होंगे।
आपको दिमाग में बैठाना है, री में दीर्घ ई आएगा, गी में छोटा आएगा, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो छोटा ई आएगा री में, छोटा ई आएगा किसमें, गिरीश के गिरी में, और इसमें गिरीश में कौन सा आएगा, दीर्घ ई आएगा, दीर्घ ई आएगा। आपको कुछ पर्यायवाची बता दूं मैं, गिरी किसको कहते हैं, गिरी पर्वत को कहते हैं, गिरी किसे कहते हैं, पर्वत को। अर्थात ये गिरी शब्द किसका पर्यायवाची है, पर्वत का पर्यायवाची है। साथ साथ आपको पर्यायवाची शब्द भी याद होते चलेंगे, ताकि जब पर्यायवाची पढ़ाऊंगा तो अलग से, जब पर्यायवाची का शब्द लेंगे अलग से, तो आपको समझ में आएगा कैसे पर्यायवाची बनाते हैं। समझते हुए चलिएगा, ऐसे समझेंगे, ऐसे शब्द याद होते हैं। कैसे याद होते हैं, जब हम जो शब्द जान रहे हैं उसका हमें पता चल जाए। अब आपको जरा ये बताना है कि पर्वत गिरीश का हो गया, तो यहाँ अगर गिरीश शब्द बन रहा है तो इसका भी कोई ना कोई पर्यायवाची बनेगा फिर तो, निश्चित रूप से होगा भाई। जिसका मूल शब्द ही पर्यायवाची है, जिसका मूल शब्द ही पर्यायवाची है, तो उसका शब्द, उससे जो उत्पन्न हुआ शब्द, वो भी पर्यायवाची किसी न किसी का तो बनेगा। जी हाँ, बनेगा। किसका, जरा ये बात बताइए, एक नोट बताइएगा कि जो गिरीश है, गिरी है, पर्वत है, तो पर्वत पर कौन बैठे हैं, कौन से भगवान बैठे हैं, कौन से भगवान बैठे हैं, शंकर जी। आप सब जानते हैं, कालोकाल महाकाल कौन, शंकर देव, शंकर जी। तो ये शंकर का पर्यायवाची है। शंकर जी का पर्यायवाची कौन है, गिरीश शंकर जी का पर्यायवाची है। गिरीश शंकर जी का पर्यायवाची के साथ साथ एक और पर्यायवाची है, किसका, जरा यहाँ बताइए ना आप, पर्वत। तो हमारे देश की एक सीमा बनाने वाला, निर्धारित करने वाला पर्वत कौन सा है, वो है, कौन सा है, कौन सा पर्वत, हिमाचल। तो हिमाचल, सॉरी, हिमालय। तो यानी कि गिरीश किसे कहते हैं, हिमालय को कहते हैं, हिमालय को गिरीश कहा जाता है। इसीलिए शंकर जी को गिरीशपति भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय पे विराजमान होते हैं। आपको ये बात भी समझ में आए हुए, समझ गए होंगे। अब एक दो शब्द और समझिए, जैसे मैं बताता हूँ, और किसका बताता हूँ, एक दो अच्छे शब्द लेता हूँ ताकि आपके लिए एग्जाम में और अच्छा से शब्द बने और पर्यायवाची बने। हाँ, जानिए, एक शब्द और जानिएगा, यहाँ एक शब्द और ले लेता हूँ ताकि कम से कम दो एग्जाम्पल आपको हर चीज़ का रहे, हर इसका रहे। जानिए, अब मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, वारी, वारी शब्द ले रहा हूँ, वारी प्लस ईश, वारी प्लस ईश, ये मैंने दो शब्द लिए, वारी प्लस ईश, वारी प्लस ईश लेंगे। अब आपके सामने फिर से यहाँ क्या हो रहा है, ये ई है और ये भी ई है, छोटा ई बन रहा है। मुझे एक शब्द मेरे से करना था कि मुझे दीर्घ और छोटा छोटा और छोटा से छोटा मिला करके बड़ा से बड़ा मिलाना था एक बार। तो बड़ा से बड़ा वाला लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, बड़ा से बड़ा है शब्द, बड़ा से बड़ा लिखा है था, वो समझाता हूँ। इसका तो आसानी से बना ले जाओगे आप, क्योंकि ये एग्जाम्पल और जो भी लिखा था मैंने, ये भी वही एग्जाम्पल था। आपको क्या करने जा रहा हूँ मैं आपको बड़ा वाला शब्द लेना चाहता हूँ कि बड़ी ई से, बड़ी ई से बड़ी ई जो बन रही है उसका आउटपुट ई कैसे बनता है, वो समझाना चाह रहा हूँ। वो समझने का प्रयास कीजिएगा। वो समझने का प्रयास कैसे करेंगे, गोपी, गोपी प्लस ईश्वर, गोपी प्लस ईश्वर। अब यहाँ जरा देखिए, मैंने यहाँ ईश नहीं लिखा है, यहाँ पूरा ईश्वर लिखा है। अभी मैं उसमें ईश लिखने वाला था, इसलिए आगे बढ़ा हूँ इसमें। और यहाँ जरा नोटिस करिए आप, यहाँ पर दीर्घ ई है, यहाँ पर दीर्घ ई ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ये वाला ई छुपा हुआ है। जी हाँ, छुपा हुआ, अब छोड़ने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे आप। यहाँ पर बड़ा ई छुपा हुआ है और ऑलरेडी बड़ा ई एक ये भी रहा, ये भी बड़ा ई है, ये भी बड़ा ई है, ये भी बड़ा ई है। अब इन दोनों का अगर पेचअप करवाना है, इन दोनों का मिलान करवाएंगे तो आउटपुट में क्या प्राप्त होगा, दीर्घ ई प्राप्त होगा। जब दीर्घ ई ही अगर हमें प्राप्त हो रहा है, जब दीर्घ ई के बारे में हम जान रहे हैं, तो जरा समझने का प्रयास करना मेरे भाई। क्या करेंगे हम, ये ई है और ये ही, तो हमारा तो ये होना है। क्या यहाँ कोई फर्क पड़ना है मात्रा में, जी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी दीर्घ की है और यही इसके पूछा है, तो आना तो वही है। जरा यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखोगे, गोपी ईश्वर। केवल एक फर्क दिखाई दे रहा है कि सर ये जो ई लिखा था बस वो गायब हो गया है, क्योंकि वो इसी का प्रेजेंट कर रहा है, ये भी उसी को प्रेजेंट कर रहा है और ये भी ई को प्रेजेंट कर रहा है। अर्थात जब दो बड़े लोग मिलेंगे तो बड़ों का ही महत्व होता है, तो जब दो बड़े लोग मिलेंगे तो तीसरा बड़ा लोग भी उसके साथ जाके बैठ जाएगा, तीसरा भी उसके साथ बैठ जाएगा। समझ गए, आई होप समझ होंगे। अगला हम जानेंगे, अगला कौन सा जानेंगे, जो हमारा एक और कौन सा बचा है। हम लोगों ने अ का जान लिया, अ का अ से जान लिया, ए का ए से जान लिया, अब ओ का ऊ से जानेंगे, ऊ का ऊ से जानते हैं, ऊ का ऊ से जान लेते हैं। अभी हमारे सामने दो और बच्चे हैं, ऊ, ऊ, ओह नो, थोड़ा बड़ा लिखे ना, ऊ, ये प्लस बड़ा ऊ और ये छोटा ऊ।
इसमें से जो भी आ जाए, इसमें से जो भी आ जाए, हमें प्राप्त क्या होगा, हमें किससे, चाहे वो इसका इससे मिलान हो या इसका इससे मिलान हो या इसका इससे मिलान हो या इसका इससे मिलान हो, प्राप्त क्या होना है, दीर्घ ऊ प्राप्त होना है। भाई ऐसा क्यों, तो वो भी समझिए। अभी हम समझ रहे हैं अ से अ का हुआ आ हुआ, आ का आ, अ से हुआ आ प्राप्त हुआ, ई का ई से प्राप्त हुआ ई, ई ई ई ई सबसे ई ही प्राप्त हुआ था। वैसे ही ऊ का ऊ से करेंगे, ऊ का ऊ से करेंगे तो ऊ प्राप्त होगा, ऊ का ऊ से करेंगे तो ऊ प्राप्त होगा, और ऊ का ऊ से करेंगे तब भी ऊ प्राप्त होगा, और ऊ का ऊ से करेंगे तब भी ऊ प्राप्त होगा। जरा ये बात आपको ध्यान देना है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन तीनों शब्दों में, तीनों ही फॉर्मूलों में हमने एक बात समझा, दीर्घ स्वर। क्या समझ रहे हैं हम, दीर्घ स्वर, अर्थात दीर्घ स्वर में कोई भी मिलान होगा दीर्घ ही प्राप्त होगा। दीर्घ स्वर संधि में क्या हो रहा है, कोई भी स्वर हो, चाहे छोटा छोटा दोनों छोटे स्वर मिल रहे हो, छोटे का बड़ा से हो रहे हो, लेकिन प्राप्त बड़ा ही होगा। यही बात मैं बताना चाह रहा था यहाँ तक, जो मेनली एग्जाम्पल है। जरा समझिए, जरा समझिए, आपको सबको ये बात अच्छे से पता होगी कि जो आप जानते होंगे, एक शब्द आप सब जानते होंगे, क्या होगा, लघु। लघु तो जानते हैं ना, लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी जानते होंगे ना, वही बात बोलना चाह रहा हूँ। लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर, क्या लिखा है, लघु प्लस उत्तर। जरा यहाँ मुझे ये बताइए मेरे भाई, जब लघु प्लस उत्तर लिखा है तो इसमें हमें नोटिस क्या करना है। इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें छोटा है या बड़ा है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखेंगे, जब आपको फिर से मैं मात्रा लिखवा दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी मात्रा क्या है, इसकी मात्रा है ये वाली, ठीक। और ये जो छोटा ऊ है, इस छोटे ऊ की मात्रा फिर मैं यहाँ लिखवा दूँ तो इसकी मात्रा ये वाली, समझ में आ गई। ये दोनों मात्राएं दिमाग में बिठाइएगा। छोटा ऊ की जो पीछे की ओर जाएगी, मैंने पहले बताया आपको पीछे की ओर जाना, जैसे छोटी थी पीछे से जा रही थी, छोटा ऊ नीचे की तरफ जा रहा लेकिन जा पीछे रहा। दीर्घ क्या जा रहा था, आगे की ओर मुड़ रहा था, ठीक। तो ऐसे ये आगे मुड़ गया, समझ रहे। अब यहाँ पर देखिए जरा आप, ये क्या है, ये छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ है, और यहाँ ऑलरेडी क्या है, छोटा ऊ है। अब यहाँ फॉर्मूला ये बन रहा है कि इन दोनों का मिलान हो रहा है, और ये दोनों का मिलान हो रहा है, तो क्या प्राप्त होगा, ऊ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ऊ प्राप्त होगा। क्या समझ में आई बात। जब यहाँ ऊ प्राप्त होगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, लघुत्तर, क्या ऐसे लिखूं, सही है। ये गलत लिखा गया, थोड़ा क्लियरिटी के साथ नहीं लिखा है, लघु लघुत्तर। ये जो शब्द लिखा है लघुत्तर, इस शब्द को बैठाइए। ये लघु प्लस उत्तर को लघुत्तर ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे लिखा जाएगा। ये जो लिखा है ये गलत लिखा है, ठीक है। छोटा नहीं आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है, ये वाला शब्द। ऐसे एक दो शब्द और जान लेते हैं हम, एक दो शब्द और जानते हैं क्या, कि यहाँ पर जगह भी बना के रखेंगे ना थोड़ी। ये एक शब्द हो गया। अगर एक दो और जाने हम, बड़ा ऊ और छोटा ऊ लेकर के जानने का प्रयास करेंगे। बड़ा ऊ और छोटा ऊ लेकर के प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों छोटे लिए थे। अब मैं बड़ा लेने का प्रयास करता हूँ अगर, तो आप जरा समझिएगा, जानिएगा, क्या जानिएगा, क्या समझिएगा, आइए आइए समझिए, जानिए। एक शब्द ले सकता हूँ, वधु। वधु शब्द में अगर आप जानेंगे, वधु प्लस उत्सव, अगर वधु प्लस उत्सव ले लेता हूँ, उत्सव ये ले लिया मैंने। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा बड़ा मतलब ऊ और ऊ, इनको मिला करके आपके सामने क्या आना है, ऊ आना है। क्या है, बड़ा ऊ का छोटा ऊ के साथ मिलान करेंगे, क्या प्राप्त होगा, ऊ प्राप्त होगा। तो ऊ जो प्राप्त हो रहा, तो ऊ की मात्रा क्या है, ये वाली मात्रा है। कन्वर्ट कर दो इसको। अब आप बोलेंगे सर यहाँ ऑलरेडी मात्रा वही है, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, फिर भी बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले ए वाली में बताया था कि आपको केवल जो गोपीश्वर शब्द बताया, वहाँ केवल ई जो बाद वाले होता है ना, उस ओ को ही गायब कर दीजिए, उस ए को, उस ओ को, उसको गायब कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो मात्रा लगी हुई है यहाँ, तो यही चलेगी आगे। कैसे, ये देखिए, वधु लिखा, वधु ऐसे लिखा, और इसके बाद में क्या लगा, उत्सव, तो उसको आप क्या कर देना, ये वाला सब। ये आसान से शब्द हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आसान बात है, आप भी समझ गए होंगे। ये थोड़ा क्लियरिटी के साथ कम लिखा है, तो वधुत्सव, वधुत्सव, वधु उत्सव, आई होप समझ गए होंगे आप। अब क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्लियर लिखा दिखा दे रहा होगा। तो ये वधुत्सव में ये जो बड़ा ऊ था, ये बड़ा ऊ जो है और छोटा ऊ का मिलान करने पे भी हमें क्या प्राप्त हुआ, बड़ा ऊ प्राप्त हुआ।
यहाँ तक समझ में आई हर बात? चलिए, अब यहाँ तक की जो हमारी बातें हैं वो कंप्लीट होती चली जा रही है। हम क्या करें, एक एक दो दो एग्जांपल लेके उस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि अगर पूरी पूरी समझे तो लंबी क्लास हो जाएगी, बहुत लंबी बढ़ती चली जाएगी। ऑलरेडी लगभग आधे घंटे की क्लास होने चली है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे गुण संधि की ओर। गुण संधि की ओर बढ़ जाते हैं। कहाँ बढ़ जाते हैं? गुण संधि की ओर। गुण संधि को भी हम लोग जान ही लेते हैं, आज समझ ही लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। गुण संधि में तो कहीं ना कहीं मेरा नाम जानते हो आप सब, दिनेश। क्या नाम? दिनेश। अगर गुण संधि में आपको जानना होगा तो यही बात आएगी। गुण संधि में दिन प्लस इश लिख लीजिए। दिन प्लस इश में भी अगर जाएंगे, इश में जाएंगे तो इससे भी क्या होगा, ये जो होगी, इसका फार्मूला समझाऊंगा आपको, लेकिन एक बात शब्द समझा रहा हूँ, ये दिनेश बनेगा। इस शब्द में भी गुण संधि है। मतलब आपको इसका समझने का तरीका समझिए जरा, क्या हो रहा है। इसका जो जुगाड़ बताता हूँ, मतलब आपको क्या, शब्द को देखते से आपको डिसाइड कर देने के गुण संधि है। जिस भी शब्द में आपको एक डंडा बीच में, जिस भी शब्द में बीच में ऊपर जाता हुआ एक डंडा दिखाई दे जाए, वहां गुण संधि मिल जाएगी। ये जुगाड़ी तरीका है, ये केवल एक तुक्का कैसे लगाना है, अगर याद नहीं है तो उसका अंदाज बता रहा हूं, ऐसे बनेगा। इसलिए शब्दों में लिख के समझा रहा हूं। जैसे कि देखिए रमेश, अब आप बोलेंगे रमेश में सर कैसे लगा दिया। इस शब्द को भी देखिए, पीछे शब्द तो आ रहा है, लेकिन हमें तो ध्यान ये देना है बीच वाले शब्द पे एक डंडा आ रहा। ध्यान देना, मध्य वाले शब्द पर ऊपर एक डंडा वाली मात्रा आना, एक ही मात्रा का आना, वो गुण को प्रदर्शित करती है, गुण को प्रदर्शित करती है। जैसे आप देख लिए गणेश। अब जहां जहां मुझे एक मात्रा वाला शब्द दिखाई दे रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं कि जो जो एक एक शब्द आ रहा है, एक एक मात्रा वाला, वो सब किसके एग्जाम्पल बनते हैं? गुण संधि के बनते जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, अगली क्लास में। ये थोड़ा सा मैं आपको और ही समझा रहा था कैसे चलेंगे हम आगे, और समझाऊंगा अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।